नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान में, जो किसके बारे में, आर्मी के बारे में चल रही थी। आर्मी के बारे में चर्चाई कर रहे थे, आर्मी के विशेष प्रश्न उत्तरी के बारे में। और उसमें भी हमने एक ही प्रश्न में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम और नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसके बारे में चर्चाई करते हैं। ये वैसे तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी हो सकता है और साइंस का क्वेश्चन भी हो सकता है। आप देखोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा के दो प्रकार से ऊर्जा की गणना की जाती है। एक तो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत, एक ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत। तो नवीकरण स्रोत कौन सा और अनवीकरण स्रोत कौन सा, इसके बारे में हमने चर्चा करनी है आज। जैसे हमने किसके बारे में चर्चा की थी, पहले एक बार रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा की थी। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये जो क्वेश्चन है ये है, नवीकरण स्रोत तो कौन से होते हैं और अनवीकरण स्रोत कौन से होते हैं। इसकी एक बार आप परिभाषा पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्रोत जो नवीकरण है और कौन से स्रोत अनवीकरण है। उसके बारे में जानने से पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। नवीकरण स्रोत वे होते हैं जिसे क्या किया जा सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण स्रोत ये होते हैं इसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये पुनः उत्पन्न किया जा सकता है मतलब क्या हुआ। और एक होते हैं अनवीकरण स्रोत। कौन से होते हैं अनवीकरण स्रोत। अनवीकरण स्रोत कौन से होते हैं, अनवीकरण स्रोत वो होते हैं जिसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता मतलब एक बार खत्म होने के बाद में उसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जबकि नवीकरण स्रोत वो होते हैं जैसे एक बार खत्म भी हो जाए तो उसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम पढ़ेंगे, जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कोयला, पेट्रोलियम और गैस, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। उससे आप परिभाषाओं को यदि सही ढंग से समझ गए तो आप इसे कर सकते हो आराम से। कैसे कर सकते हो, जैसे कि देखो, अनवीकरण स्रोत वे होते हैं जिसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, उसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे जल ऊर्जा है, जल ऊर्जा एक बार खत्म हो गई तो जल के माध्यम से दोबारा उसमें विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है ना। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये उदाहरण बताऊं तो कोयला एक बार जल गया तो उसे वापस कोयला नहीं बना सकते। जैसे पेट्रोलियम, एक बार 1 लीटर पेट्रोलियम आप मोटरसाइकिल में गलाया और गाड़ी में गलाया और वो पेट्रोलियम 1 लीटर कुछ किलोमीटर चलने के बाद में वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद आप उसे वापस थोड़ी उत्पन्न कर सकते हो। जैसे सौर ऊर्जा, आपको उदाहरण दूं, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की बैटरी होती है या सौर ऊर्जा के चार्ज करने के लिए बैटरी होती है। एक मोटरसाइकिल सौर ऊर्जा से चलती है, सौर ऊर्जा से 100 किलोमीटर चलने के बाद में सौर ऊर्जा खत्म हो गई, उसे वापस चार्ज करके वापस उत्पन्न करके वापस चलाया जा सकता है ना। तो वो कौन से स्रोत हो गए, वो तो स्रोत हो गए नवीकरण स्रोत, जिसे मतलब उत्पन्न किया जा सकता है। वो कौन से स्रोत हो गए, नवीकरण स्रोत हो गए। और जिसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता वो किस प्रकार के स्रोत हो गए, अनवीकरण स्रोत हो गए। तो अभी आप इसका आंसर दे सकते हो आराम से। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा एक बार खत्म होने के बाद में वापस उत्पन्न की जा सकती है पवन ऊर्जा। उसी प्रकार सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा भी एक बार खत्म होने के बाद में पुनः उत्पन्न की जा सकती है। उसी प्रकार जल से क्या है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो जल में एक बार विद्युत उत्पादन के बाद, जैसे कोई थोड़े समय के बाद में खत्म हो जाती है तो उसे जल के माध्यम से दोबारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। परंतु ये है देखो दोस्तों, तो इसमें आंसर तो ये होगा कि कोयला, पेट्रोलियम और गैस क्यों होगा, वो भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये वापस से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। एक बार खत्म होने के बाद में इसे वापस उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कोयला हो चाहे पेट्रोलियम हो चाहे गैस है, गैस का हम सिलेंडर लेकर आते हैं, वो सिलेंडर 1 महीने 2 महीने तक हमारे पास चलता है और चलने के बाद में वो खत्म हो जाता है तो वापस सिलेंडर थोड़ी वापस वो ऊर्जा उत्पन्न थोड़ी कर सकते हैं हम। तो ये होते हैं ऊर्जा के अनवीकरण स्रोतों में, इसे शामिल किया जाता है। जबकि नवीकरण स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत वो होते हैं जिसे एक बार ऊर्जा खत्म होने के बाद में पुनः उत्पन्न की जा सकती है। वो ऊर्जा के कौन से स्रोत कहलाते हैं, नवीकरण स्रोत कहलाते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। यदि नवीकरण और अनवीकरण की आप परिभाषा समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना आसान होगा। तो इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि नवीकरण जो स्रोत होते हैं उसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और अनवीकरण जो स्रोत होते हैं उसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उसके
ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कोयला, पेट्रोलियम और गैस क्या है, अनवनीकरण स्रोत है, जबकि जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये किस प्रकार के स्रोतों में शामिल किए जाएंगे, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों में शामिल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार एक पॉलिटिकल का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 92वां संविधान संशोधन एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है और जीडी में भी विभिन्न बार अलग अलग हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किस भाषा को शामिल नहीं किया गया। हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो संविधान में कुल अनुसूची, क्वेश्चन देखो दोस्तों, संविधान में कुल अनुसूची, मूल संविधान में अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूची, एक क्वेश्चन होता है वर्तमान में अनुसूची, वर्तमान में कितनी अनुसूची है आपसे पूछ ली जाए तो वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, भाषा का वर्णन मिलता है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में भाषा कितनी थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और वो 22 भाषा 14 के बाद में जितनी भी भाषाएं हैं वो क्या की गई हैं, जोड़ी गई हैं। किसके माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से। जैसे कि 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। कितनी भाषाओं को, एक तो बोडो, डोगरी, मैथिली और एक चौथी भाषा थी संथाली भाषा। इस 4 भाषाओं को इस 92वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। जबकि यह कोंकणी जो भाषा है ये किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल हुई थी, तो बात करते हैं 14 नंबर भाषा के बाद में 15 नंबर जो भाषा है सिंधी जोड़ी गई थी। सर्वप्रथम कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, 1967 में, सॉरी दोस्तों 1967 में हुआ था। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 15वें नंबर की भाषा। बाद में बात करते हैं 16, 17 और 18 नंबर क्रम से जो भाषा जोड़ी गई थी, तो 16, 17 और 18 नंबर पे कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा की संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। आपसे पूछ लिया जाए तो 71वां संविधान संशोधन 1992, कौन सा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब होता है, 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। तो ये हो गया 1992 में कौन सा संविधान संशोधन, हाँ 1992 में हुआ था, 1992 में 92वां संविधान संशोधन। आगे बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 18 भाषा वहीं पे होगी, 19वीं देखो बोडो, 20वीं डोगरी और 21वीं मैथिली और 22वीं भाषा कौन सी होगी, संथाली भाषा। ये वर्तमान में बात करें, वर्तमान अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी, मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी। ये संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हमारी अनुसूची में भाषाएं हैं। जैसे अनुसूचियां भी तो जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन करके, वो मैंने आपको पीछे की जो एक वीडियो है उसमें करवा दी थी कि मूल संविधान में 9वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और उसमें किस किस का वर्णन मिलता है, ये हमने पीछे की वीडियो में करवा दिया है, ये आप जाकर देख सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन सी भाषाएं शामिल नहीं की गई थी। क्वेश्चन तो यह था, तो इसमें मतलब आपको 4 भाषाएं याद होनी चाहिए थी, तो ये आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी,
2003 में हुआ था, बोडो, डोगरी, मेंथाली और सिंथाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो कोंकणी जो भाषा है, ये कोंकणी जो भाषा है, कोंकणी भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके तहत जोड़ी गई थी। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी। और बात करते हैं 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत ये भाषा जोड़ी गई थी। किसमें? अनुसूची में, हमारी अनुसूची में शामिल की गई थी। तो ये थी जो हमारे जो संविधान में संशोधन करके कौन सी मूल भाषाएं जोड़ी गई थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, इसके बारे में हमने चर्चाएं की। तो एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चर्चाएं की है, उसके बारे में हम फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो सके। दोस्तों, हमने पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत वो होते हैं जिसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वो ऊर्जा के कौन से स्रोत कहलाते हैं? नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। उसके उदाहरण के रूप में हमने क्या देखा था? ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों में जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये किसके स्रोत माने थे? हमने नवीनीकरण स्रोतों में शामिल किया था। अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिसे पुनः एक बार खत्म होने के बाद में उसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वो ऊर्जा के कौन से स्रोत कहलाते हैं? अनवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। अनवीनीकरण स्रोतों में हमने पढ़ा था कि कोयला, पेट्रोलियम है, गैस है, ये किस प्रकार के स्रोत है? अनवीनीकरण प्रकार के स्रोत है। इसे एक बार खत्म होने के बाद में पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये हमने पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी। इसके बाद में हमने एक अगला पॉलिटिकल का क्वेश्चन पढ़ा था, 92वां संविधान संशोधन 2003 के बाद में कौन सी भाषाओं को शामिल नहीं किया गया। तो 92वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया, इसके बारे में हमने चर्चा करने से पहले हमने यह पढ़ा था कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। और ये 12 अनुसूची क्या है? संविधान में संशोधन कर करके बाद में आगे ये अनुसूचियों को शामिल किया गया था। जैसे 9वीं अनुसूची है संपत्ति का अधिकार अधिग्रहण से संबंधित, ये संविधान के प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। फिर आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में भी हमने पढ़ा था कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसके तहत ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद में 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित पढ़ी थी। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित पढ़ी थी? हमने नगर पालिकाओं से संबंधित पढ़ी थी। और मैंने 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत वो शामिल की गई थी। ये हमने पीछे के वीडियो में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं मूल संविधान में। जब अनुसूचियां थी 8, उस समय भाषा कितनी थी? मूल संविधान में तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इसके बाद में संशोधन कर वर्तमान में पूछ ली जाए, वर्तमान में अनुसूचियों में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थानी को क्या राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी जो भाषा है, इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, तो 22 जो राजभाषा है उसे दर्जा प्राप्त है। 15वीं जो राजभाषा है वो सिंध राजभाषा जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। इसके बाद में एक संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाएं को एक साथ शामिल किया गया। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक संविधान संशोधन होता, 92वां संविधान संशोधन 2003। तो ये 2003 में संशोधन होता है, उसमें 4 भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ। कौन कौन सी राजभाषाएं? बोडो, डोगरी, मेंथाली और सिंथाली। तो इसी क्वेश्चन में हमने यही पूछा था कि जो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था? तो बोडो, डोगरी, मेंथाली और सिंथाली को तो हुआ था। और ये जो कोंकणी है, इसे कौन से संविधान संशोधन के तहत ही भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे दर्जा प्राप्त हो गया था, न कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से दर्जा प्राप्त हुआ था। आपको बताना है दोस्तों, हर वर्ष हम भाषा दिवस के रूप में, मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मातृभाषा दिवस, तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आर्मी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उससे ये तो बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी प्रकार के दिवस होते हैं वो तो आपके एकदम जबान पे होने चाहिए कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। हमने विभिन्न दिवसों के बारे में चर्चाएं भी की थी। तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। आपको बताना है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है हमें कि साइंस डे कब मनाया जाता है या विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है
कि ये कब मनाया जाता है। हम ये जो आप आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे उसके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आप हमें कमेंट करके बताना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो क्लास है ये शेयर भी किया करो, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों यदि आप भी चैनल पे नए हो तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप भी इस कक्षाओं को तुरंत जब ये कक्षाएं अपलोड की जाती है तो आप तक तुरंत मैसेज आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगली कक्षाओं में हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।